Hello, friends. Hello. Am I audible? Hello. Yes, I am online. People can hear me. Am I not audible yet? I think I am live. You go to live. Hello. Am I audible? You can see my screen? Okay. Okay. So I'm starting now. Good evening, friends. There is some problem in communications, but what I have decided this video जो मैंने बनाया है वो बेसिकली काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं वजन से जुड़ी हेल्थ की समस्या रहती है। उन्हीं के लिए एक मार्गदर्शिका के वास्ते ये मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है। आई होप कि इसमें से आप काफ़ी सारी अपनी क्वेरीज को ढूंढ पाए और एक राइट इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहे। मैं हूँ डॉक्टर आनंद पटेल, गैस्ट्रो एंड बेरियाट्रिक सर्जन, अहमदाबाद। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वजन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और उनका उपचार। आप जान सकते हैं कि मेदस्वीता से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ही कॉमन है। हर चार में से एक पर्सन को मेदस्वीता संबंधित कहीं ना कहीं बीमारी होती है। अगर हम रिकॉल करें तो जो हमारा एज ग्रुप होता है 25 to 30 ईयर्स, तब तक हमारा जो नॉर्मल वेट होता है वो साधारण होता है। और उसके बाद आफ्टर 30 ईयर्स हम प्रोग्रेसिवली 1 to 2 kg पर ईयर गेन करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर ये चीज़ अराउंड 40 ईयर्स के आसपास हमें लगता है कि हमने तकरीबन 5 से 10 kg जितना ओवरवेट किया है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 25 to 30 kg जितना एक्सेस वेट कर लिया होता है। और जब एक्सेस वेट अपने शरीर में होता है एक साधारण और से ज़्यादा, तब एक्स्ट्रा फैट काफ़ी सारी हेल्थ समस्या का निर्माण करती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, आर्थराइटिस। अगर यंग पर्सन है तो उनमें पीसीओडीज, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या रहती है। आप देख सकते हैं कि वो हर एक एज ग्रुप में मेदस्विता हमारे शरीर पे उसका नेगेटिव आउटकम करती है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर में ज़्यादा मेदस्विता है या नहीं? तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशंस है। जब हम वेस्ट सरकमफेरेंस को मेजर करते हैं, अगर वो 35 इंच से ज़्यादा पुरुष में और 30 इंच से ज़्यादा वुमन में पाई जाती है तो उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो वेट डिवाइडेड अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाता है। जो नॉर्मल डब्ल्यू की गाइडलाइन है, जिनको भी मोर देन 30 BMI होता है उनको ओबेसिटी कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है शरीर में फैट परसेंटेज को कैलकुलेट करके तय किया जाता है कि कितनी मात्रा में एक्स्ट्रा फैट है। जब भी मोर देन 30% इन वुमेन एंड मोर देन 25% ऑफ फैट सेल्स शरीर में होते हैं उसको ओबेसिटी कहा जाता है। एज वी नो कि ओबेसिटी के कारण जो एक्सेस चर्बी जमा रहती है पेट पे, वो हमें कहाँ कहाँ नुकसान कर सकती है। तो सबसे पहले ये जमा हुई चर्बी आपको लीवर में डिपॉजिट होती है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। दूसरी बात, फैट सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियास को ओवर काम करना पड़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होता है। और जब भी इसमें
डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी होती है तो वो हार्ट में प्लैक्स कर देते हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, और उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर की ऐसी काफ़ी सारी जो धमनियाँ होती है उस पे ऐसे प्लैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का दबाव बढ़ जाता है, और यही दबाव की वजह से कई बार स्ट्रोक जैसी बीमारी भी रहती है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लंबे असर तक 15 और 20 साल के बाद कई बार किडनी में भी डैमेज होता है। तो उसका जो ये रिजल्ट है मेदस्वीति का, वो इमीडिएट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देता है, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है और कई ईयर्स के बाद काफ़ी सारे ऑर्गन को वो डैमेज करती है। तो मेदस्विता वो एक्यूट बीमारी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द क्रोनिक डिजीज। आइए जानते हैं कि मेदस्विता के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेदस्विता ज़्यादा अक्सर खाने से होती है और अनहेल्दी फूड से होता है। एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी वजह होती है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो भी हो सकता है कि हम एक्सेस कैलोरी खा रहे हैं और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। उसके अलावा दूसरे और भी कारण होते हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट कारण है एंडोक्राइन और जेनेटिक्स। आप जान सकते हैं अगर चाइल्डहुड में अगर आपका वजन ज़्यादा भरकम रहता है तो वैसे केसेस में जब पुख्त वय के होते हैं या हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें ओबेसिटी का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर पेरेंट्स में ओबेसिटी के जीन्स आए हुए हैं तो हो सकता है कि चाइल्ड में भी ओबेसिटी का प्रभाव रह सकता है। कई बार आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं सर मैं दूसरों के मुकाबले इतना खाना नहीं खाता हूँ, वो हम भी देख सकते हैं, पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो है, मैं जो भी खाता हूँ वो चर्बी में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो समस्या कह जा रही है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और हर एक का इंडिविजुअल डाइजेशन कैपेसिटी होती है। कई बार ज़्यादा खाने से हमें ऐसा अक्सर महसूस होता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पे पड़ता है। अपने स्केलेटल मास कैसे है, अपनी एज कौन सी है, और आप कितने एक्टिव हो, जिससे ही हम पता लगा सकते हैं कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो रही है वो शायद अधिक मात्रा में स्टोर हो रही है। और एक बात, हमारा वजन कंट्रोल में रखने के लिए क्यों मुश्किल होता है। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि हम वेट लॉस करने के लिए काफ़ी सारी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपने आप उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, जो ठीक से नहीं होता है। तो पहले हमें चीज़ समझना चाहिए कि हम डाइट क्यों नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं शरीर में जो अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हैं कि राइट साइड के पिक्चर में जहाँ पे स्टमक मतलब जिसे हम होजरी कहते हैं, उसमें ऐसे सेल्स आते हैं जो हमें भूख के समय हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम गैरलिन कहते हैं। वो ब्लड के वाया अपने ब्रेन में सिग्नल्स देते हैं जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। उसी तरह जब वही फूड इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो वहाँ पे दूसरे हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं जो हमें ऐसा एहसास दिलाती है कि हमने खाना खा लिया है। जब इस लेवल में कोई प्रॉब्लम आती है तो खाना खाने के बावजूद भी हम भूखे रहते हैं। दूसरी बात, कई बार नर्वसनेस होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम कितना खा लेते हैं। हम कई बार रैपिड में भी खा लेते हैं, कई बार खाने के बाद भी वापस खाते हैं, और हमें नहीं पता चलता है कि ऐसे हमने कितना ज़्यादा एक्सेस में कैलोरीज ले लेते हैं। आइए जानते हैं कि हम वजन को किस तरह काबू रख सकते हैं। तो इस वीडियो के आधारित मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बेस्ट आहार कौन सा है। अगर हमें वजन को काबू में रखना है तो उपवास कैसे करना है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। जब वजन एक नियंत्रण से बाहर चला जाता है तो हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए और क्या सर्जरी का विकल्प कब पसंद करना चाहिए, इसके बारे में मैं विस्तृत में बताऊंगा। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें भूख क्यों लगती है और खाने का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन। एक्चुअली ये हमें दिखाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GI। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज का लोड होता है। कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चाहे वो लो मात्रा में हो
एवरेज हो या मीडियम, पर उसका पूरा प्रभाव ब्लड में पड़ता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज हम कुछ खाना खाते हैं, हम जब खाने में पोहा, रोटी या भाखरी खाते हैं तो देख सकते हैं कि इमीडिएटली वो सिंपल शुगर होने की वजह से इमीडिएटली ब्लड में वो रिलीज होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इंसुलिन स्पाइक्स। और जैसे ही स्पाइक्स होता है तो ब्लड शुगर रैपिडली फॉल हो जाते हैं 30 to 60 मिनट्स में। जब भी हम सिंपल शुगर वाली चीज़ लेते हैं तो हमें तुरंत तृप्त का एहसास होता है, पर शुगर ब्लड में से कम होना जाने से विद इन 1 and 2 आवर्स में हम वापस भूखे हो जाते हैं। पर इसी तरह अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो उसकी ग्लूकोज की जो मात्रा है वो स्लोली ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, तो काफ़ी टाइम से हमें भूख लगती नहीं है। सो व्हाट आई मीन टू से, अगर हमें भूख पे कंट्रोल करना है तो हमें ऐसे डाइट्स लेने चाहिए जो ब्लड में स्लोली ग्लूकोज की मात्रा को रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल शुगर जैसे शुगर होती है, रोटी होती है, पर यही चीज़ अगर रोटी के साथ हम सोयाबीन डाल देते हैं या रोटी को हम कठोल के साथ लेते हैं, वेजिटेबल्स के साथ लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन का ग्लूकोज कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे शेयर किए, जैसे जव है, बार्ली है, होल व्हीट की ब्रेड है ना। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती है और इंसुलिन स्पाइक्स जो होता है, झड़प से जो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है, उसको कंट्रोल में करता है। लेट्स सी सबसे अच्छा आहार क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे, तो यूजुअली हम सब इसी प्रकार का डाइट अक्सर लेते हैं। अगर उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें देखा जाए तो 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन की मात्रा सिर्फ 12% है और फैट का परसेंटेज 33 है। खाने में क्या है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है। प्रोटीन खुराक में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ऐसी चीज़ों में हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि थाली में जो भी हम सर्व करते हैं उसमें वेजिटेबल्स कितने हैं। दूसरी स्लाइड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस राइट साइड की फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दाल और प्रोटीन्स की मात्रा अधिक है कंपेयर टू लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन पे। और देख सकते हैं कि 50% इतना जो थाली का माप है वो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और 20% इज ओनली कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ रोटी एंड चावल। अगर देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% जितना हमारी मात्रा होनी चाहिए। उससे हमें दो फायदे होते हैं। एक, भूख कम लगती है, लंबे टाइम तक हम भूखे रह सकते हैं, और प्रोटीन अधिक मात्रा में होने से वजह से हमारा स्केलेटल मास, जो मसल का वॉल्यूम होता है, वो लंबे टाइम पे मेंटेन रहता है। दूसरी बात आपसे डिस्कस करना है इंटरमिटेंट फास्ट। आज आपने काफ़ी विज्ञानपन में भी बहुत ही कॉमन है, आप अगर सर्च करते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत बताया गया है। हालांकि ये इंटरमिटेंट फास्ट हमारे संस्कृति में बहुत ही लंबे अक्सर तक हमें इसका मालूम पड़ा है, पर देखा जाए किस तरह से करना है तो कहीं ना कहीं पे हम भी गलतियां कर देते हैं। अब जो साइंटिफिक नॉलेज है उसमें ऐसा ही दिखाया गया है कि यूजुअली हम 3 टाइम्स मील को लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और इवनिंग को हम डिनर करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्ट की थियरी ये है कि जब शरीर को एटलीस्ट 12 से लेके 16 घंटे तक भूखा रखा जाता है तो उसमें अपने आप फैट को लाइसिस करने की शक्ति चालू हो जाती है। यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि हम ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्ट के काफ़ी सारे साइंटिफिक एडवांटेज दिए गए हैं। सिर्फ वेट लॉस के सहज न रह के डायबिटीज़, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, एज वेल एज वेट लॉस की वजह से हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, और कहीं ना कहीं एंटी कैंसर्स, जो कैंसर्स सेल्स होते हैं, उनमें भी पाया गया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। पर ये सब चीज़ें लार्जली डिपेंड करता है अपने जेनेटिक्स पे भी। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग एग्रेसिव इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं पर उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि उपवास कैसे रख सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक कैलेंडर की तरह मैंने एक ये पूरे वीक का शेड्यूल बनाया है।
कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जो हम तुरंत अपनाना चाहे तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, तो हमें उसको ग्रेजुअली एडप्ट करनी चाहिए। कोई भी हैबिट होती है वो तुरंत हम एडप्ट नहीं कर सकते। तो हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन इंटरमिटेंट फास्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी चीज़ हम हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। फिर दूसरे या तीसरे हफ्ते से हम उसको ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। दूसरे महीने से हम थ्राइस इन अ वीक कर सकते हैं। और थर्ड या फोर्थ मंथ से हम डेली इंटरमिटेंट फास्ट कर सकते हैं। डेली इंटरमिटेंट फास्ट मीन्स आप जो भी खाना खाते हैं वो 11 बजे दोपहर के बाद खाना है, अप टू 7 o'clock, मतलब शाम को 7 बजे आपको डिनर कर देना है। फिर रात के 7 बजे से लेके सुबह दूसरे दिन के 11 बजे तक आपको कुछ खाना नहीं है। आप उसके साथ पानी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, पर दूध या ऐसी कोई भी कैलोरी वाली चीज़ होती है वो चीज़ आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। इसको कहा जाता है 16 आवर्स का इंटरमीडिएट फास्ट। कई चीज़ ऐसे भी है कि लोग 1 मील इन अ डे, मतलब पूरे दिन में एक ही बार खाना है, और वैसा हफ्ते में 1 या 2 दिन ही करना है। मैं ये चाहता हूँ कि हम अगर एक बार इनिशियल इंटरमिटेंट फास्ट सीख जाए, उसके बाद हम 1 मील इन अ डे का प्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको वजन उतारने के लिए या वजन संबंधित बीमारियों के निवारण के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं अक्सर अपने पेशेंट को यही कहता हूँ कि जिन लोगों का वजन अक्सर 20 से 25 किलो जितना ज़्यादा है और उनमें बीमारियाँ काफ़ी है, उनके केस में हमें थोड़े गंभीरता से उसके एक्शन लेने चाहिए। यहाँ की बार चार्ट से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है उनमें डायबिटीज़, अस्थमा, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और किस हद तक कैंसर के भी कारण ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे केस में अक्सर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उनसे मशवरा करना चाहिए कि कौन सी ट्रीटमेंट मेरे लिए ज़्यादा योग्य रहेगी। वेल, कोई भी बीमारी होती है, मेदस्विता या सिर्फ वेट लॉस का टारगेट होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना गोल करना है, कितना गोल को सेट करना है। अक्सर डाइट एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मेडिसिन लो, चाहे आप एंडोस्कोपी में जाओ, चाहे आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराओ। डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल ये हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। एक आम तौर से देखा जाए तो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन 90% के लोग में 5 से 15 केजी तक कम कर सकता है। पर जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, जिनको टारगेट है 20 से 50 केजी के लिए, तो उनके लिए एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का विकल्प सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उन लोगों के लिए ये मैं स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ जो बार बार अपना डाइट को कंट्रोल करने के बावजूद भी मेदस्विता और उसकी संबंधित बीमारियों को रिवर्स नहीं कर पाते। उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत ही सचोट उपाय है। उनको समझना है कि हमारे शरीर में काफ़ी सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। इन हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म और भूख का नियंत्रण जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी बाईपास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है तो इस सर्जरी की वजह से हमें भूख लगना कम हो जाता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स में तुरंत बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो सेंसिटिव हो जाता है। उसकी वजह से भूख कम लगती है, शरीर में ऊर्जा का प्रमाण ज़्यादा रहता है और वेट लॉस की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। पर यही चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ये सब उसके साथ लाइफस्टाइल और डाइट होना बहुत ही ज़रूरत है। तकरीबन 70 टू 80% जितना अधिक वजन है वो 1 से 2 साल के अंदर कम हो जाता है और इसके रिजल्ट्स तकरीबन 10 से 15 साल तक बेहतर पाए गए हैं। वेल, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी रहेगी, किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। अगर वजन कम करना है तो कितना वजन कम करना है
और वजन कम करने के लिए आप क्या क्या एक्शन ले पाओगे और कहाँ कहाँ से मदद ले पाओगे। दूसरी बात, एक बार ये गोल सेट हो जाए उसके बाद उसका प्रोग्रेस असेस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोग्रेस को आप ट्रैक नहीं करोगे तो हो सकता है जो गोल सेट आपने किए हैं वो आप टाइमली ना कर पाओ। तीसरी बात, हमेशा डाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। एक ही प्रकार का डाइट हम यूजुअली टॉलरेट नहीं कर सकते, बॉडी को एडेप्टेशन चाहिए। तो ऐसे केस में आपके पास डाइटिशियन होना बहुत ही ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली जो बेरियाटिक न्यूट्रिशन की जो डाइट होती है उसके अंतर्गत ये ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ थिंग, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। कोई भी डाइट प्लान आप लंबे टाइम तक ले नहीं पाओगे, उससे बहुत ही बेहतर रहता है कि हम ही न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना चाहिए और उसको हमारी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसके अलावा एक मेंटरिंग प्रोग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके अंदर आप एडवाइस ले भी सकते हो, आप अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों को भी बता सकते हो। शेयरिंग जितना नॉलेज हम कर पाते हैं उतना ही बेनिफिट अदर्स के लिए रहता है। Our job is to give you the right direction, choose the best treatment available for your health। और वो ट्रीटमेंट होती है वो सब गोल डायरेक्टेड होती है, एंड वी गिव सपोर्ट फॉर एंटायर लाइफ टाइम, जिसको हम ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।